इस द्विदिवसीय संगोष्ठी में यहाँ उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम ज्योतिर्मय मिश्रा है और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की शोध छात्रा हूँ। मेरे शोध पत्र का शीर्षक है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राग ध्यान चित्रों का नवीन चिंतन। चिंतन अथवा ध्यान करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। ध्यान का अर्थ अंतःकरण में वृत्ति संबंधी चिंतन से है, जहाँ मनुष्य चित्त को एकाग्र कर किसी एक दिशा की ओर अपने विचारों को प्रवृत्त करता है। राग के संदर्भ में ध्यान का यही अर्थ लागू होता है। ध्यान से तात्पर्य चित्त समाहित करने की प्रक्रिया, अर्थात किसी वस्तु विषय पर अपने चित्त को केंद्रित करना। राग जो है वो भारतीय संगीत में प्राण के समान है, अर्थात संगीत की चेतना है। राग के संदर्भ में रंजन शब्द दो अर्थों में लिया गया है। पहला अर्थ है रंजित करना, अर्थात हृदय पर्यंत आत्मा को आनंदित करना, तथा दूसरा अर्थ रंगने के अर्थ में लिया गया है। राग अपने ही रंग में रंग लेता है। राग रंगना रंग की विशेषता है, जो अपने संपर्क में आने वाली हर वस्तु को रंग लेता है। ये उसका सेंस है। राग का जो नादमय स्वरूप है वह उसका शरीर है, तथा भाव में रूप राग में रहने वाली उसकी आत्मा है। राग की आत्मा ही राग की देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। रागों के आकर्षण व माधुर्य द्वारा जिस प्रकार रसिक अनायास ही सम्मोहित होते हैं, यह राग में देवत्व को परिलक्षित करता है। यह अविकल्पित आकर्षण अदृश्य शक्ति ईश्वर के अंश का परिणाम है। इससे हम नकार नहीं सकते हैं कि उसमें ईश्वर नहीं है। रागों द्वारा उत्पन्न होने वाली रस की अनुभूति ब्रह्मानंद रूप ही है। हमारी संस्कृति में जिस प्रकार प्राकृतिक उपादानों जैसे नदियों, पहाड़ों, वृक्षों आदि में देवत्व की भावना से उनको आदर से पूजा जाता है, वहाँ राग जैसी जड़ व चेतन को भी सम्मोहित करने वाली रचना में देवत्व की भावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण के द्वारा कही गई उक्ति कि प्रत्येक विभूति युक्त, कांति युक्त व शक्ति युक्त वस्तु मेरे द्वारा उत्पन्न है, उपरोक्त बातों को परिपुष्ट करती है। राग जो कि अमूर्त है, उसे मूर्त अथवा साकार रूप देने के लिए उसका मानवीकरण कर उसका ध्यान करते हैं। राग ध्यान में भारतीय दर्शन की आध्यात्मिक परंपरा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ध्यान का संबंध वैदिक पुराण परंपरा से रहा है। जिस काल में जैसा संगीत प्रचलन में था, उसी प्रकार उसका शास्त्र भी बनता गया। राग ध्यान के अंतर्गत रागों का देवात्मक रूप से और उसका आध्यात्मिक रूप से वर्णन संगीत शास्त्र ग्रंथों में उपलब्ध होता है। भरत काल से जातियों को देवतुल्य मानकर जाति लक्षणों में ध्यान का महत्व बताया गया है। इस प्रकार राग ध्यान की परंपरा तो बहुत प्राचीन है, किंतु यह परंपरा प्रमुख रूप से मध्यकाल में विशेष प्रचलन में आई। राग रागिनी वर्गीकरण के विकास के समानांतर ही राग ध्यान भी राग रागिनी वर्ग से जो वर्तमान स्थिति है ना, उसके बारे में बात करो। मेरा जो विषय है वो राग ध्यान चित्रों पे है। तो राग ध्यान जो है वो तो संगीत का है, फिर उसको चित्रित करने का क्या वो था, अभिप्राय था, उसको मैं क्लियर करूंगी। अमूर्त अनुभूति को मूर्त बनाने के लिए श्रव्य के साथ साथ दृश्य दोनों माध्यमों का आश्रय लिया जाता है। गायन तथा वादन अनुभूति की तीव्रता और गहनता को अधिक अभिव्यक्त करता है। संगीत के प्रत्येक भावों को दृश्य रूप में व्यक्त करने का सामर्थ्य केवल चित्रकला में है। चित्रकारों ने संगीत के नादमय स्वरूप द्वारा उत्पन्न भावों को अपनी कल्पना के माध्यम से सजाकर विभिन्न राग ध्यान चित्रों की रचना की। संगीत की जो क्रिया की दृष्टि से सदैव गतिमान है, जिसमें भावांतर होता रहता है, प्रत्येक पल में भाव चेंज होते रहते हैं, उसे मूर्तिमान करने तथा उसे स्थूल रूप में प्रस्तुत करने में चित्रकला ही सशक्त माध्यम है। और ऐसा कोई आर्ट नहीं है जो उसको और अच्छे से उसको व्यक्त कर सके। राग के भावों को चित्रकार ही अपनी तुलना से भावित कर सकता है। राग ध्यान चित्रों में राग और रस दोनों को प्रतिष्ठित कर सकता है। संगीत कला गूढ़ तथा अत्यंत सूक्ष्म विषय है। रेखाओं के माध्यम से चित्रकार अपनी कल्पना अनुसार स्वरों की सूक्ष्मता राग चित्रों में उतारता है। राग चित्रों में तत्कालीन सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था का आभास मिलता है। यद्यपि राग ध्यान चित्र की परिकल्पना अवैज्ञानिक, अतर्क संगत मानी जाए, तथापि यह पुरातन संस्कृति की धरोहर है। इसे हमारी आध्यात्मिक मनोवृत्तियां जुड़ी है तथा राग ध्यान चित्र परंपरा हमारे संगीत की अपूर्व निधि है। ऐसे कौन से चित्रकार हैं जो अभी इस पर काम कर रहे हैं, वो जरूरी है ना? जी, उसके बारे में बताएं। मध्यकाल के बाद 19वीं शताब्दी में रागमाला चित्रों की उतनी प्रगति नहीं हुई। कालक्रमानुसार इस परंपरा का ह्रास होता चला गया, किंतु कुछ एक नवीन कार्य राग ध्यान चित्रों के संदर्भ में अवश्य हुए हैं।
जैसे कि किसी जगह कोई कलाकार मंच पर प्रस्तुति दे रहा है, वहीं चित्रकार प्रत्यक्षतः उस संगीत तथा भाव को चित्रित कर रहा है। इसके उदाहरण के रूप में बांसुरी वादक चेतन जोशी एवं दृश्य कला के प्राध्यापक सुरेश के नायक का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने इस विषय पर कुछ नया करने का प्रयास किया है। मॉडर्न आर्टिस्ट डॉक्टर रंजीत सिंह गिल ने अपनी पुस्तक रागमाला पेंटिंग्स में राग चित्रों का एक अलग स्वरूप प्रदर्शित किया है। ध्यान की क्रिया व्यक्तिगत होती है और हर व्यक्ति किसी विषय वस्तु को अपने अनुसार सोचता है तथा उसे परिकल्पित करता है। रागमाला पेंटिंग्स के संदर्भ में यह दृष्टिकोण लागू होता है। इनमें राग आधारित जो भी पेंटिंग्स बनाई है वो कलाकार की स्वयं की अभिव्यक्ति है। ये पेंटिंग सिर्फ मॉडर्न आर्ट्स है, इनमें संगीत का पुट तो नहीं दिखाई देता है। राग ध्यान चित्र वे होते हैं जो राग को पूर्णतः परिभाषित करते हैं, जिन्हें देखते ही राग का स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाता है, किंतु इन पेंटिंग्स में ऐसी कोई भावाभिव्यक्ति दृष्टिगत नहीं होती जो राग के स्वरूप को स्पष्ट करे। मध्यकालीन राग चित्रों की तुलना करने पर हमें ज्ञात हो जाता है। उदाहरण के लिए मध्यकाल में राग भैरवी का ध्यान इस प्रकार बताया गया है। कर रही तथा ताल के भेद प्रभेद द्वारा गीत संपन्न हो रहे हैं, वह गौरी के समान शरीर वाली। ये मॉडर्न है सर, एंशिएंट दिखाना है। ये किनका बनाया हुआ है? भैरवी का मध्यकालीन चित्र सर। ये बनाया हुआ किनका है? भैरवी ये उनका है, मॉडर्न आर्टिस्ट डॉक्टर रंजीत सिंह गिल का। रंजीत सिंह, हाँ अच्छा नाम है। भैरवी कर दो। पर बेटा इसमें आपने भैरव लिखा हुआ है। नहीं, भैरवी का पीछे पहले चला के इससे पहले ये है। अच्छा रागिनी भैरवी सर उसके पहले तो मॉडर्न में जी हाँ, ये मध्यकालीन चित्र में जो है वो इस तरह से प्राप्त होता है कि स्फटिक मणि का मंदिर है और वो ताल में कमल के पुष्प खिले हुए हैं और भगवान शंकर की अर्चना करती हुई जो दिखाई दे रही है वो है श्वेत शरीर की गौरी रागिनी भैरवी है। तो ये उस तरह से मिलता है। अभी जो मॉडर्न आर्टिस्ट जो भी है, जो अभी मॉडर्न पीरियड में हमें जो चित्र प्राप्त होता है वो बताया था तुमने। जी नेक्स्ट ये है। तो इसमें संगीत का ऐसा कौन सा उपादान तो कुछ ऐसा दृष्टिगत नहीं होता जिससे हमें ये क्लैरिफाई हो कि जी हाँ यही है कहने का मेरा तात्पर्य कि आप उससे इसके अगेंस्ट में है या इसके प्रो में बात करना है? रवि जी चलो बाद में, सॉरी आई एम सॉरी। चलिए आगे चल। इसी प्रकार भैरव राग में जिसके ध्यान में कहा गया है डमरू और त्रिशूल लिए हुए सांपों का हार पहने, श्वेत वर्ण से सुशोभित शरीर में भस्म लगाए, चंद्रमा और गंगा को धारण किए हुए, बड़ी और खुली जटा वाला, गज चर्म से विकट दिखने वाला, 3 नेत्रों वाला राग भैरव है। नहीं, अभी ये मॉडर्न में हमें भैरव का जो चित्र प्राप्त होता है वो इस प्रकार है। इसी प्रकार यदि राग श्री के ध्यान चित्र के बारे में बात करें तो ये चित्र हमें प्राप्त होता है जिसमें लाल वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में कमल का पुष्प लिए हुए कोई राजपुरुष विभिन्न रत्नाभूषण धारण किए अपनी सुंदरी संगनी और उसकी 2 परिचारिकाओं सहित गायन सुनने में तल्लीन है। राग श्री के एक और चित्र में दर्शाया गया है कि एक पुरुष तलवार लिए आसन पर बैठा है, 2 बड़े कमल की कलियां हैं, हाथ में एक कमल लिए जिस पर एक स्त्री बैठी है और उसके सामने एक स्त्री वीणा बजा रही है। और वर्तमान जबकि आसावरी में ये इसी राग की एक रागिनी है, श्री की ही आसावरी रागिनी। उसकी प्रकृति आध्यात्मिक है। वह जंगल में योगिनी के वेश में एक हरे भरे पेड़ के नीचे बैठी बीन बजा रही है। एक सांप बीन के ऊपर बैठा है, एक सांप पेड़ के पीछे पंख खड़ा कर सुन रहा है और नाच रहा है। आसावरी मध्यकालीन चित्रों में आसावरी का ये हमें राग ध्यान चित्र मिलता है। आसावरी के जितने भी चित्र मिलते हैं सभी में सांप का दृश्य अवश्य रहता है, क्योंकि सांप वो उस रागिनी से सम्मोहित होकर स्वतः ही चले आते हैं। मान्यता है कि आसावरी से सांप बहुत ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, वह स्वयं आकर्षित होकर चले आते हैं और राग के भाव में लीन होकर अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार करने लगते हैं। राग श्री तथा राग आसावरी के नवीन चित्र हमें इस प्रकार प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो इस प्रकार है। राग श्री का वर्तमान जो है वो इस प्रकार प्राप्त होता है और राग आसावरी का ये है जिसमें संगीत का कोई भी हमें ऐसा कुछ भी अवयव नहीं दिखाई देता है जिससे वो परिपुष्ट हो कि हाँ ये श्री है, राग श्री को परिभाषित करे या राग आसावरी को परिभाषित करे। ऐसे अनेक राग ध्यान चित्रों के उदाहरण हैं जिनके पुराने तथा वर्तमान स्वरूप में कोई तारतम्यता नहीं दिखाई देती। राग ध्यान चित्र के विषय में थोड़े बहुत जो भी नवीन चिंतन हुए हैं उनका स्वरूप सर्वथा भिन्न है। राग ध्यान चित्रों का मुख्य प्रयोजन जो कि रागों के रस तथा उनके भावों की अभिव्यक्ति है,
इन राग के आधुनिक चित्रों में कहीं भी दिखाई नहीं देती। यह राग ध्यान चित्र नहीं अपितु केवल चित्र की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनमें संगीत का अंश मात्र भी प्रतिबिंबित नहीं होता। आधुनिक चित्र अथवा पेंटिंग्स में संगीत का कोई भी आलंबन दिखाई नहीं देता। पहले के राग ध्यान चित्र वे थे जो राग के उत्स थे, अर्थात उन्हें देखते ही यह ज्ञात हो जाता था कि राग की भावाभिव्यक्ति क्या है। मध्यकालीन राग चित्रों को देखने से यह प्रतीत होता है कि उस काल में चित्रकला संगीत हो गई थी और संगीत चित्रकला। यदि ऐसा नहीं होता तो रागों को इतनी सूक्ष्मता से परिभाषित करने का दिशा में और क्या नवोन्मेषित कार्य हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा प्रयास करे, ऐसा मार्ग ढूंढे जिससे ये आगे और पनप पाए और आगे जा पाए। नहीं तो जिस प्रकार हमारी पुरानी कलाएं जैसे कठपुतली कला इत्यादि लुप्तप्राय हो गई, ये कला भी समाप्त हो जाएगी। ऐसे विषयों पर संगोष्ठियों इत्यादि के माध्यम से विचार होने चाहिए जिसमें हम अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकें। पहले ललित कला विभाग साथ में होते थे, कहीं कहीं अभी भी ललित कला विभाग एक साथ है और कहीं कहीं संगीत कला, चित्रकला, काव्य कला अलग कर दी गई है। सभी ललित कलाओं को एक करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सभी ललित कलाओं का प्रयोजन एक ही है, भावाभिव्यक्ति, बस माध्यम अलग है। इस प्रकार सभी ललित कलाएं परस्पर अनुस्यूत है। एक के पूर्ण ज्ञान के बिना दूसरी कलाओं का ज्ञान होना संभव नहीं है। एक प्रश्न पूछना था मुझे इसमें। आपने अंत में बताया कि एक कला के पूर्ण ज्ञान के बिना दूसरी कला का ज्ञान नहीं हो सकता, तो क्या संगीत सीखने के लिए चित्रकला जानना आवश्यक है? अंत में यही बोला आपने शायद। सर, अगर एक कला का पूर्ण ज्ञान चाहिए तो उससे संबंधित अन्य कलाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। मैं यही पूछ रहा हूँ, अगर कोई संगीत सीखना चाहता है, उसे पेंटिंग नहीं आती, क्या संगीत नहीं सीख पाएगा? सर सीख पाएगा, लेकिन तो कह रहे हो कि नहीं सीख पाएगा। सर अगर पूर्णता चाहिए अपनी कला में तो उससे संबंधित अन्य जो ललित कला है। भीमसेन जोशी वगैरह सब पूर्ण नहीं थे, आप ये कहना चाह रही हैं क्या? सर ये शायद ये कहना चाहते हैं कि उसका भी ज्ञान थोड़ा होना चाहिए। हो जाए, थोड़ा हो जाए तो अच्छा है, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि उसके बिना आप पूरा कला नहीं सीख सकते। जोड़ रहे हैं दो कलाओं को। हाँ, जो दोनों वो when she was presenting this regarding this Raga Ragini pictures and these things, I mean, it was taken that this looks like more like an abstract art. Yes. And it may not be relating to the raga or something like that. I want to give a parallel example. In archaeology, we call it as cognitive archaeology. There's one very fine example where an American archaeologist was going on a foot survey. He went for 1,000 kilometers. In one of the caves, he found the cave paintings of the Mesolithic period, which was having the geometrical patterns. He traveled, then he got a tribe. Then the tribal people, the head of the shaman, he was getting into a trance. So when he was subjected to psychoneurotic tests, when he went into the trance, it's the same geometrical patterns which have been found there. So it is said that right from the prehistoric time when people went into a trance, this was the type of geometrical pictures which they saw and they portrayed it on the wall paintings. So also, maybe, I don't know, I'm not confirming it, maybe this may be one of those emotions what a painter is being evoked while he's listening to the raga, and these may be the undulations and troughs and crests and all these things what he's finding while listening to the raga, and he's translating it through his art form. Yes. So I guess so much more in-depth research into it will certainly make us to understand how painters try to understand a raga. Thank you. Thank you. बहुत अच्छा सर मेरे हिसाब से ये बच्ची ये कहना चाह रही थी जो ये लास्ट लाइन के एक सभी कलाओं के बिना वो पूर्ण नहीं है। मेरे हिसाब से ये कहना इसको कहना चाहिए था कि एक कला के अलावा अगर औरों की नॉलेज होती है तो वो एक सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल। मूलतः ये भी हमें समझना चाहिए, जब ये कलाएं जब राजाश्रम में पनप रही थी, वो उसका कारण यही था कि अपने वहाँ पर कई नवरत्न टाइप ऐसे लोग भी रखते थे और वहाँ पर पेंटर्स भी होते थे, म्यूजिशियंस भी होते थे, डांसर्स भी होते थे, तो उनको एंगेज करने के लिए उनको भी कहते थे हाँ भाई ये म्यूजिशियन है, ये गा रहे हैं, तू पेंट करो इसको। तो इस तरह ये पनपी वहाँ पर। तो वो जो गाते थे
और उस समय उनको जो ख्याल आता था उसको पेंट करके डिपिक्ट करके प्रस्तुत करते थे। सीखने की बात शायद नहीं की जानने की बात कही, जानना अच्छा। बड़ा अलग चीज होती है, उन्होंने सही बोला है। ये बात ठीक है, हाँ, ये बात सही। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही तिवारी जी। भाई एक बात और थी, वो जो सांप की बात करी थी, सांप के कान नहीं होते, फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन। सांप तो होता है, उसके कान नहीं होते हैं। वाइब्रेशन या वो जो बीन जो होता है ऐसे घुमाता है, इसलिए उसको वो फन अपना घुमाता है, उसके कान नहीं होते हैं। तो शोध में ये भी तुम कहीं ना फुटनोट उसमें डालना कि ये भी ध्यान देने वाली बात है कि उसमें कान नहीं होते। Or also in these Ragini paintings, when different ragas have been seen, if you just compare them, none of them are alike. Yes, you're right. So which That's means to good say point. that there is a different emotion that is coming within him when he listens to that. या एक चीज और तुम भूल गई। बेटे एक कलाकार का जिन्होंने शुरू किया था ये चीज आज के पीरियड में, वो थे एम एफ हुसैन साहब। एम एफ हुसैन जी ने, और यहीं श्री फोर्ट में हुआ था, वो मैं देखा था वो कॉन्सर्ट, उसमें वो जो गा रहे थे और एम एफ हुसैन पेंट कर रहे थे, उसी समय पेंट कर रहे थे, है ना। ये भी एक उसमें ऐड करना है रेफरेंस के लिए, तुम्हारे काम आएगा। सांप के रिगार्डिंग जो सर आपने बोला, इधर आइए। कोई राग गाया जा रहा है, उससे वाइब्रेशन पैटर्न तो वाइब्रेशन पैटर्न अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग उसका रिएक्शन भी अलग होता है। हवा के पैटर्न को ना सांप महसूस नहीं करते, सिर्फ जमीन पे जब फुट हम रखते हाँ, हैं वही उसको बात, महसूस करते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। गाने से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप कुछ कर लो। पैटर्न हवा में उसको सॉलिड्स भी में जो महसूस होता है उसमें भी तो वाइब्रेशन हो सकता है उसको साउंड भी के सांप साथ। महसूस नहीं करते। हाँ ठीक है, They do not लेकिन feel that pattern. लेकिन जो सॉलिड है उसके आसपास उसमें तो पैटर्न है, vibration। उसमें भी वाइब्रेशन पैटर्न से आ Sir, सकता है। paintings में क्या होता है? In paintings and sculptures, some of them are symbolic in nature. In the sense, suppose if you take Vishnu on the three coiled, it represents Kundalini. It does not represent a snake itself. Yes, okay. So like that, there will be symbolic representations which might have been portrayed by them. बिल्कुल। और एक गायक जो है, गायक भी सर, गायक भी जब किसी पिक्चर को अपने अंदर ये देख रहा होता है तो उनका प्रेजेंटेशन ज्यादा परफेक्ट होता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे करेंगे तो हमारे समय। थैंक यू वेरी गुड। बोलने पर इतना विमर्श हुआ, ये आपकी सफलता है, हाँ, इसको हाँ। आप नकारात्मक रूप में ना लें, ठीक है। और दूसरा जो आपको, मेरे ख्याल से और मेरे ख्याल से सब इस पे सहमत होंगे कि आपने सिर्फ एक जगह आपको थोड़ा और, वैसे तो जितना सर ने कहा, सब लोगों ने कहा, उस पर आप ध्यान देंगे ही, एक और ध्यान रखिएगा, और ये उन्हीं में से निकल के आएगा कि आपने मॉडर्न आर्ट में जितनी तस्वीरें दिखाई उन सबको आपने झुटलाया एक तरह से कि नहीं, इसमें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये ऐसा नहीं है। जैसा अभी आपको आपका रोहित ईश्वर जी ने बताया कि उसको समझने की जरूरत है। जो आधुनिक कला है उसका अपना एक एस्थेटिक सेंस होता है, उसको समझिए तो आपको वो भी समझ में आएगा, और उसको व्याख्यायित कीजिए। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रवि पाल है और मेरा शीर्षक है आज आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति द्वारा निर्मित नवीन वाद्य व राग। आप सबकी अनुमति लेते हुए मैं शुरू करता हूँ। प्लीज प्लीज। संगीत परमात्मा की देन है। जीवन में सकारात्मक सोच एवं कलात्मक उन्नति के लिए शास्त्रीय संगीत एक सर्वोत्तम साधन है। महर्षि भरत, सारंगदेव, पार्श्वदेव, जयदेव, तानसेन इत्यादि जैसे संगीत योगी इस देश में समय समय पर अनेक ज्ञानवद और सिद्ध महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपने असाधारण व्यक्तित्व एवं दिव्य प्रज्ञा से आगे आने वाली पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त किया है। संगीतज्ञों की इस परंपरा में एक नाम आधुनिक काल के आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति जी का भी है। संगीत शास्त्र की उलझी गुत्थियों को सुलझाने हेतु आचार्य जी द्वारा किए गए शोध कार्य एक विशेष कार्य के साथ साथ विशाल कार्य भी रहे हैं। आचार्य बृहस्पति जी का वंशगत संबंध रामपुर दरबार के साथ रहा है। आचार्य जी की वंश की 4 पीढ़ियां रामपुर में ही बीती। उनके विद्वान पूर्वजों ने वहां के राजसभा को सम्मान पूर्वक सुशोभित किया। फलतः आचार्य जी में भी शास्त्र रणशूल के संस्कार अनुवांशिक रहे थे। आचार्य बृहस्पति जी का राग और वाद्यों पर आओ, मूल विषय वो है जी।
आचार्य बृहस्पति जी ने बृहस्पति वीणा व बृहस्पति किन्नरी व श्रुति दर्पण नामक तंत्री वाद्य का निर्माण किया, जिसमें बृहस्पति किन्नरी नामक वाद्य पर भरत के सिद्धांत के अनुसार पर्दे बांधकर स्वर स्थापना की गई व बृहस्पति वीणा पर चतुसार्ण नामक क्रिया से 22 श्रुतियों को प्रत्यक्ष किया। इसी तरह आचार्य बृहस्पति ने कई नवीन रागों का निर्माण किया है व कई ऐसे रागों को भी प्रचार में लाया जो समय के गर्भ में चले गए थे। आचार्य जी ने भूमोहिनी नामक एक राग की सृष्टि की। उनके ग्रंथ संगीत चिंतामणि में प्रथम संस्करण के पृष्ठ 396 पर उन्होंने इस राग की चर्चा की है। इस राग में गंधार व निषाद स्वर वर्जित है, इसलिए इसकी जाति ऑडो मानी गई है। इसके आरोह में ऋषभ धैवत तीव्र अथवा शुद्ध है व अवरोह में यही स्वर कोमल प्रयोग किए जाते हैं। मंद्र तीव्र धैवत के साथ कोमल ऋषभ की संगति इस राग का प्राण है। पूरिया, जोगिया, झिझोटी, जौनपुरी इत्यादि में आने वाले 2, 3, 4, 5 स्वरों के समुदायों को जोड़कर भूमोहिनी की सृष्टि की गई। इसी प्रकार अमीर खुसरो द्वारा बनाया गया राग यमनी बसंत भी आचार्य जी द्वारा प्रचार में लाया गया। साधारण परंपरा के अनुसार यमनी बसंत अमीर खुसरो द्वारा बनाया गया राग है। इस राग के आरोह में यमन व अवरोह में बसंत है, अर्थात आरोह में ऋषभ धैवत शुद्ध व अवरोह में यही स्वर कोमल है। शुद्ध मध्यम का प्रयोग बसंत के ही ढंग पर होता है। षडजवादी व पंचम संवादी है। आरोह में गंधार व निषाद पर टिकाव है। राग का रूप उत्तरायण में खिलता है। इस राग के बारे में आचार्य जी यह कहते हैं कि यह राग बसंत का एक प्रकार है, अतः इसमें बसंत यमन को ढक लेता है। यमनी बिलावल और यमनी बिहाग जैसे राग भी इस विधि से निर्मित हुए हैं, जिनके आरोह में यमन है, इसलिए यमनी बसंत से चौंकना नहीं चाहिए। आचार्य जी ने एक और राग का निर्माण किया जिसका नाम है प्रभात रंजनी। संगीत मासिक पत्रिका में अक्टूबर 1975 में यह आचार्य बृहस्पति की लेखमाला राग चिंतन में प्रकाशित हुआ। राग प्रभात रंजनी में तोड़ी, ललित और रामकली का योग है। आचार्य जी के अनुसार किसी भी 2 या 2 से अधिक रागों को मिश्रित करने का नियम यह होना चाहिए कि ऐसे विशिष्ट स्वर समूह के जोड़े परस्पर बनते जाएं जो सप्तक के मंद्र, मध्य व तार स्थानों में सवाल जवाब का काम करें। राग प्रभात रंजनी आचार्य बृहस्पति के मस्तिष्क की अत्यंत कर्णप्रिय रचना है, जिसमें राग निर्माण की वैज्ञानिक एवं पारंपरिक दृष्टि का स्पष्ट रूप झलकता है। आचार्य बृहस्पति ने एक प्राचीन राग मेल दलन की भी काफ़ी चर्चा की है। यह राग समय के बीतने के साथ साथ समय के गर्भ में चला गया था, परंतु आचार्य जी ने इस राग का पुनरुद्धार किया। इसी प्रकार एक राग और भी उन्होंने बताया जिसका नाम संजोग है। शुद्ध भैरवी राग भी आचार्य जी द्वारा प्रकाश में लाया गया था। स्वर्गीय आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति उन संगीत साधकों में से एक हैं जिन्होंने संगीत को उच्चतम सामान्य स्थान दिलाने में अपना बहुमूल्य सहयोग दिया व उनके द्वारा निर्मित नवीन राग व वाद्य उनकी अपरमेय विविधता की होता है। धन्यवाद। लेकिन मुझे अभी मना किया गया क्योंकि एक जो राग रहस्य जो इसके पार्ट हैं एक नया आने वाला है, मे बी दिसंबर या नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा। उसमें आचार्य जी द्वारा निर्मित नए राग हैं, उन्हीं का ही वर्णन किया गया। कॉपीराइट इशू है क्या? तो वो मेरा बात हुआ जब मैं इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने कहा कि जो अभी है बुक्स आपने उनमें से उन रागों के आरोह वगैरह कुछ देखे आपने उसको गा करके या कुछ पता लगा? जी, जो मैंने नाम लिए उनका थोड़ा बहुत मैंने किया, क्योंकि वो पहले से ही जैसे संगीत चिंतामणि में है, प्रभात रंजनी है, ये सब उसको लेके आया कुछ मालूम है उसका स्ट्रक्चर जो आज जिसके बारे में नवीन रागों की बात कर रहे हैं, जिन पर कॉपीराइट इशू नहीं है, वो है आपके पास उसका कुछ गाया हुआ नहीं है? मतलब वो राग कोई नहीं गाता नहीं अभी जो उन्होंने बनाया है? नहीं। ये भी एक बड़ी समस्या है कि जो कई राग नए निर्मित तो हो रहे हैं लेकिन उनका आगे कोई प्रचार प्रसार नहीं हो रहा। ये भी एक बड़ी अजीब समस्या है। हाँ नहीं वो शायद मुझे मालूम नहीं गाते इनको भी उन्होंने जो वाद्य बनाए उसको आपने देखा? और जो वाद्य बनाए थे श्रुति दर्शन वगैरह, उसके बारे में कोई ज्ञान हो आपको या उसके बारे में उन्होंने बोला कि वो तो नहीं है अभी उसके है ही नहीं। हाँ तो कुछ तो उन्होंने तो खुद उन्होंने उसको प्रस्तुत किया होगा, लोगों को दिखाया होगा, कोई ऐसे एविडेंसेस होंगे कहीं ना कहीं, तो वो कलेक्शन है कुछ ऐसा नहीं? आपके पास और किसी के पास आपके कोई और हो किसी के पास वो बात की जानकारी इकट्ठी की है या कोई टूट फूट गया, क्या हो गया उसका?
ये घर वाले बता सकते हैं ना, जैसे रविपाल जी, इसके इस संदर्भ में आप जानकारी इसमें डालिए शोधालेख में, तो और बेहतर होगा, अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं बोलना नहीं आप और बोलिए कोशिश सर, मेरी सब चाहते रहती हैं है आप कि बोलें। ना बोल। अच्छा, मामला एविडेंस का नहीं, मामला इस चीज का होता है कि संगीत या कोई भी कला में प्रयोग धर्मिता की गुंजाइशें होती हैं, वो चीजें बनती हैं, लेकिन लोकप्रिय चीजें वही होती हैं जो किताब से बाहर निकलती हैं। रविशंकर जी के राग उनके धुर विरोधियों ने भी गाए बजाए, क्योंकि उनमें एक रंजकता थी, उनमें विद्वत्ता नहीं। तो चीजें बन करके अपने निर्माताओं के साथ ही मर भी जाती हैं, तो उन्हें मरने देते हैं और छोड़ देते हैं। ये कोई सॉल्यूशन तो नहीं है, खैर वो आपने समस्या की ओर इंगित किया इसको, धन्यवाद। बृहस्पति जी ने बहुत, उनका उपकार है भारतीय संगीत में, उन्होंने बहुत काम किया है, उनको खारिज तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि जो शोधार्थी हैं वो इसमें और बेहतर उसको करके लाएंगे, ऐसा हम ये इसी विषय पर पीएचडी कर रहे हैं रविपाल। आज क्या बात। नमस्कार, मेरा नाम अमनदीप कौर है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ प्रोफेसर अनुपम महाजन जी के अंडर, और आई एम वेरी थैंकफुल टू नाद नितिन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा आज का विषय है 19वीं सदी के उत्तरार्ध से काफी ठाट का विकासात्मक अध्ययन। वर्तमान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आज हम देखते हैं कि ठाट राग पद्धति बहुत प्रचलित है, और जो हमारे पास 10 ठाट इस पद्धति में हमें आज जो प्रचलित हैं उनमें से काफ़ी ठाट का एक बहुत विशेष काफ़ी ठाट को बहुत विशेष स्थान दिया गया है। स्वर स्वरूप की दृष्टि से यह ठाट जो है वो बहुत प्राचीन देखा गया है, परंतु नाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये आधुनिक नाम मालूम पड़ता है। और क्योंकि ठाट के अंतर्गत विभिन्न रागांगों के अनुसार भी रागों को रखा गया है, तो इसका परिवार बहुत विस्तृत माना जाता है। इसका नाम राग तरंगिणी में सबसे पहले पंत लोचन जी ने हमें ऐसा मिलता है कि काफ़ी नाम जो है वो लोचन जी ने सबसे पहले अपने ग्रंथ में दिए। उन्होंने राग शंकर के अंतर्गत कापी शब्द का प्रयोग किया, कापी शब्द का, परंतु यह कापी जो है वो हमारे आधुनिक कापी से बिल्कुल भिन्न है। तो हम ये नहीं कह सकते कि लोचन जी का कापी जो है वो आज का काफ़ी ही है। इसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि प्राचीन काल की जो षडज ग्राम की जो उत्तर मंद्रा मूर्छना है और मध्यम ग्राम की सोवीरी मूर्छना जो है वो हमारे आधुनिक काफ़ी के स्वरूप के बहुत निकट का देखा गया है। मध्यकालीन ग्रंथकारों ने काफ़ी के स्थान पर श्री का प्रयोग किया है। श्री उन्होंने शब्द ज़्यादा यूज़ किया है, जिनमें पंडित लोचन जी ने श्री का नहीं यूज़ किया। लोचन जी ने उनका अपना शुद्ध ठाट जो है वो भैरवी माना है। जो भैरवी संस्थान उनका है उसमें शुद्ध गंधार शुद्ध निषाद का प्रयोग किया गया है, परंतु ये जो शुद्ध गंधार शुद्ध निषाद है वो आधुनिक कोमल गंधार और कोमल निषाद के समान है। इस प्रकार काफ़ी जो उनका लोचन जी का जो भैरवी है वो आधुनिक काफ़ी के समान हम मानते हैं। उनके बाद पंडित रामा माते जी ने अपने ग्रंथ में श्री का उल्लेख किया, जो श्री उन्होंने एक जनक मेन माना। पंडित विठल जी ने दक्षिण का कनकांगी और मुखारी को अपना शुद्ध सप्तक माना है, परंतु उन्होंने अपने ग्रंथ सदराग चंद्रोदय में श्री का उल्लेख किया जो आधुनिक काफ़ी के समान है। और उनके एक अन्य ग्रंथ राग मंजरी में एक अलग उन्होंने श्री का उल्लेख किया है, जो वो श्री है वो हमारे आधुनिक से थोड़ा अलग देखा जाता है, क्योंकि उसमें उन्होंने शुद्ध गंधार और कोमल निषाद का प्रयोग किया है।
राग मंजरी में उन्होंने एक अन्य मेल का के बारे में बात करी है जो मालव कौशिक मेल है, जिसमें उन्होंने कोमल गंधार कोमल निषाद दिया है। जिस प्रकार पुंडरीक के जो मालव कौशिक है उसको हम आधुनिक काफी के समान मान सकते हैं। पुंडरीक जी के बाद मैं बात करना चाहूँगी सोमनाथ जी की। सोमनाथ जी ने भी श्री का उल्लेख किया है, परंतु उनकी जो श्री है वो आधुनिक से बिल्कुल अलग है, क्योंकि उनकी श्री में कोमल गंधार कोमल निषाद और तीव्र मध्यम का प्रयोग किया उन्होंने। तो सोमनाथ जी की श्री को हम आधुनिक से अलग मानते हैं। फिर बात आती है पंडित जी की, वेंकटमखी जी की। वेंकटमखी जी ने चतुर्दंडी प्रकाशिका में श्री मेल का उल्लेख किया है। और उसके बाद राग लक्षणम, जिसका ग्रंथकार के विषय में तो हमें कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती, परंतु राग लक्षणम में खरहर प्रिय मेल जो आज भी दक्षिण में देखा जाता है, राग लक्षणम का खरहर प्रिय हमारा आज का काफी ही है। आफ्टर दैट हृदय नारायण देव जी। हृदय नारायण देव जी ने लोचन जी के ग्रंथ का ही अनुकरण किया है। तो हृदय नारायण देव जी का जो भैरवी संस्थान है वो आज के आधुनिक काफी के समान ही देखा गया है। श्रीकंठ जी ने भी श्री का उल्लेख किया है, उनका भी काफी जो है वो हमारे आधुनिक काफी के समान माना जाता है। आहुबल जी ने पुंडरीक जी का कहीं कहीं उन्होंने अनुकरण किया है, और आहुबल जी का भी जो श्री है वो मतलब हमारे आज के काफी के पास है, बट एग्जैक्ट वैसा नहीं कह सकते, क्योंकि आहुबल जी का जो पुंडरीक का उन्होंने जो श्री लिया है वो शुद्ध गंधार कोमल निषाद वाला उन्होंने एक्सेप्ट किया है। उनके बाद श्रीनिवास जी आते हैं। श्रीनिवास जी ने आहुबल जी का अनुकरण किया, तो उनका भी श्री आहुबल के समान मानी जाती है। आफ्टर दैट सवाई प्रताप सिंह जी, उन्होंने राधा गोविंद संगीत सार में काफी का ही वर्णन किया। उनकी काफी जो आधुनिक काफी के ही पास की देखी जाती है। उनके काफी में कोमल गंधार कोमल निषाद और अन्य सभी स्वर शुद्ध हैं, जो आधुनिक के बहुत नजदीक की हम मान सकते हैं। तिलाजीराव भोंसले जी ने वेंकटमखी जी का अनुकरण किया है। जिस प्रकार उनकी श्री भी आज की श्री के निकट की है और वो एक जनक मेल मानी जाती है। आफ्टर दैट आधुनिक विद्वान पंडित भातखंडे जी हैं, जो अपने ग्रंथ श्रीमल्ल लक्ष्य संगीतम में कहते हैं कि दक्षिण की हर प्रिय खरहर प्रिय मेल जो है उसी को आधुनिक में हमने काफी नाम दिया है। तो ये बिल्कुल सेम है, जो खरहर प्रिय जो दक्षिण की है वो आज की हमारी काफी है। इसके अलावा भातखंडी जी बताते हैं कि काफी का जो स्वर है वो कोमल गंधार कोमल निषाद और सभी बाकी स्वर शुद्ध हैं। समय उन्होंने मध्याह्ने बताया काफी का। इसका आश्रय राग भी उन्होंने काफी ही कहा है। और इसके अलावा वादी संवादी पंचम षड्ज बताते हुए उन्होंने काफी का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है। कंक्लूड मैं ये ऐसा करना चाहूंगी कि आधुनिक जो काफी जो है वो नाम उसका जरूर आधुनिक है, परंतु इसका स्वर स्वरूप हमें प्राचीन ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। लोक गायन वादन में भी इसका बहुत प्रचार हमें देखने को मिलता है। होरी धमार आदि शैलियों में उसको काफी को बहुत यूज किया गया है। और पंडित भातखंडे जी ने इस थाट को 5 रागम काफी, धनाश्री, सारंग, मल्हार और कानड़ा के आधार पर वर्गीकृत किया है, जिस प्रकार इस थाट का परिवार अधिक विस्तृत हो जाता है। थैंक यू। मेरा नाम श्यामश्री खुशहाल है और मेरा शोध पत्र का टॉपिक है मध्ययुगीन ग्रंथ संगीत पारिजात की हिंदुस्तानी संगीत के वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक। थोड़ा जोर से हाँ, जैसा कि संगीत पारिजात से हमें इतना पता चलता है कि श्री कृष्ण पंडित जी के पुत्र पंडित अहोबल इस ग्रंथ के प्रणेता है, परंतु इसमें कोई रचनाकाल के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। पंडित भातखंडे जी ने उत्तर भारतीय संगीत के तुलनात्मक अध्ययन में सर डब्ल्यू ओजले की ओजले की किताब से श्री वासुदेव जी के पुत्र पंडित दीनानाथ जी के पुस्तक संगीत पारिजातुक का वर्णन किया, जो 1724 में लिखा गया। इसके अतिरिक्त राग विबोध तथा वावट के अनुप संगीत रत्नाकर अनुप विलास में भी संगीत पारिजात का वर्णन मिलता है। और शोध कार्य के अनुसार इसका समय 1674 में
4 से लेकर 17-9 तक अनूप सिंह का टाइम बताया जाता है। और राधा गोविंद संगीत साल में भी सिवाई प्रताप सिंह जी ने बहुत वर्णन किया है संगीत पारिजात के विषय में। इन उपयुक्त जितने भी तथ्य हैं इनसे ये पता चलता है कि संगीत पारिजात की रचना 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध ही हुआ था। ग्रंथ परिचय के अनुसार ग्रंथ परिचय में उन्होंने वैसे संगीत पारिजात के 3 कांड बताए हैं, राग गीत कांड, वाद्यताल कांड और नृत्य कांड। वर्तमान में केवल राग गीत कांड और वाद्यताल कांड ही प्राप्त है। वैसे संगीत पारिजात के 2 संस्करण हमें प्राप्त होते हैं अभी जीवनानंद विद्यासागर द्वारा और पुणे से श्री गोदलीकर जी के द्वारा प्रकाशित किया। गोदलीकर जी के प्रकाशन में हमें केवल 2 कांड प्राप्त होते हैं, राग गीत कांड और वाद्यताल कांड। इसके अतिरिक्त इसके 2 टीका भी हमें प्राप्त होते हैं, एक हिंदी में श्री कलिंजी के द्वारा और एक बांग्ला में श्री शचीन्द्र नाथ मिश्र के द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसमें पूरा राग गीत कांड को उन्होंने बताया है। अब राग गीत कांड के विषय ये है। अब मैं इसकी प्रासंगिकता की ओर आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड दे दीजिए। संगीत पारिजात में वैसे तो 7 शुद्ध तथा 22 विकृत स्वरों की वर्णना की गई है, जिससे 29 स्वर मूल होते हैं। यानी उन्होंने हर श्रुतियों को उन्होंने गायन योग्य माना और इसके अलावा उन्होंने तीव्र, तीव्रतम, तीव्रतर ये विकृत स्वर बताए, कोमल तथा पूर्व, साधारण, ये सब उन्होंने विकृत स्वरों के नाम बताए, परंतु वर्तमान काल में केवल तीव्र और कोमल ही प्रयोग में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसकी पूरी मतलब 29 स्वरों की जो उन्होंने वर्णना की थी उसकी मैंने टेबल दी है। नेक्स्ट है वीणा के तारों पर स्वरों की स्थापना, जो पंडित अहोबल को इसी कार्य के लिए बहुत ज़्यादा पहचाना जाता है। पंडित अहोबल ने इसकी स्वर स्थापना, वैसे स्वर स्थान लक्षण में इसकी कोई मतलब उल्लेख नहीं मिलती है। आगे मतलब जब हम वाद्याध्याय पढ़ते हैं तो उसमें रुद्र वीणा का वर्णन मिलता है, जिसमें रुद्र वीणा में ही उन्होंने स्वरों की मतलब शुद्ध तथा विकृत स्वरों की उन्होंने स्थापना की थी। उन्होंने साक्षात शुद्ध तथा 5 विकृत स्वरों की उन्होंने वर्णना की है। उनके 5 विकृत स्वर जैसे आप देख ही सकते हैं। इसके बाद उन्होंने 12 स्वरों को उन्होंने इस वजह से रखा क्योंकि रुद्र वीणा में केवल 12 ही सारिकाएं थी, तो इसी कारण उन्होंने केवल 12 ही स्वरों को उसमें स्थापित किया। इसके अतिरिक्त और एक रोचक बात यहाँ से आती है, क्योंकि उन्होंने मुक्त तंत्री पे षड्ज पंचम भाव से उन्होंने स्वरों की स्थापना की थी, जिससे उन्हें चतुश्रुतिक ऋषभ एवं चतुश्रुतिक धैवत की प्राप्ति हुई थी। परंतु चतुश्रुतिक धैवत और चतुश्रुतिक ऋषभ इन स्वरों को हम गायन योग्य हमारे संगीत में नहीं माना जाता है। हमेशा त्रिश्रुतिक ऋषभ और त्रिश्रुतिक दैवत को ही महत्व हमारे संगीत में गाया बजाया जाता है। अभी वर्तमान काल में ये रोचक चीज़ आई है कि वर्तमान में जितने भी वीणा या तंत्री वाद्य जितने भी हैं उनको मध्य में मिलाया जाता है पहली ताड़, ताकि इससे त्रिश्रुतिक दैवत की प्राप्ति हो सके। आगे बढ़ते हुए मेल प्रकरण में उन्होंने मेल 3 प्रकार के बताए, औड़व, षाड़व और संपूर्ण। और आज हम जाति योग के द्वारा राग को जो वर्गीकृत करते हैं उसमें औड़व, षाड़व, संपूर्ण ही मानते हैं। और उन्होंने षड्ज ग्राम को बहुत महत्व दिया और षड्ज से ही सारे मेलों की मतलब उत्पत्ति बताई। तो षड्ज आधुनिक समय में भी षड्ज को हम ठाट या मेल में षड्ज से ही आरंभ करते, षड्ज को भी वर्जित नहीं कर सकते। राग प्रकरण में उन्होंने 7 शुद्ध तथा 5 विकृत स्वरों को ही प्रयोग किया और 122 रागों को उन्होंने वर्णना की। और उनकी जो शुद्ध स्वर सप्तक थी वो वर्तमान के काफ़ी ठाट के समान है। पंडित भातखंडे जी ने इसकी आंदोलन संख्या देकर इसको बहुत ही स्पष्टता से वर्णन की बजाय थोड़ा कंक्लूजन की ओर आए। अच्छा ठीक है।
इसके बाद मैं रागों की बात करती हूँ, तो राग भी आजकल जैसे सिंदूरा है, मध्यमात सारंग है, गुनकली है, ये सारे हम गाते अभी भी गाते बजाते हैं। ऐसे बहुत से राग हैं, तो मैंने कुछ ही इसमें वर्णना की है। अलंकारों का वर्णन, अलंकार को उन्होंने वर्णन किया, इसमें ताल और रागों को उन्होंने वर्णन किया है, जिसमें आज भी हम राग ताल स्वरों को जानने के लिए अलंकारों को वर्णन करते हैं, और जो क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 1 में भी प्राप्त होती है। इसके अलावा उन्होंने प्रबंध के अलावा उन्होंने, नेक्स्ट स्लाइड, प्रबंध के अलावा उन्होंने अष्टपदी और ध्रुवपद का भी वर्णन किया। और अष्टपदी जैसे विष्णुपद होता है, आज भी हमारे वैष्णव संप्रदाय में से गाया बजाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड, ध्रुपद, उन्होंने ध्रुपद को उत्तर भारतीय भाषाओं से निर्मित माना है, और आधुनिक समय में इसको हमारे भातखंडे जी के अनुसार भी इसे उत्तर भारतीय भाषाओं में ही निर्मित एक शैली मानी जाती है। आगे वाद्यताल कांड, उन्होंने वाद्यताल कांड में तत्, आनद्य, घन और शिशिर वाद्य को वर्णन किया है, और तालद्य में 10 प्राणों के अतिरिक्त मार्गी देशी तालों को वर्णन किया। आगे तत् वाद्यों के अंतर्गत उन्होंने रुद्रवीणा को शास्त्रीय वाद्य बताया। इसके अतिरिक्त जितने भी वाद्य हैं, जैसे तंबूरा जो आजकल की तानपुरा है, और अनिबद्ध 2 प्रकार के उन्होंने तंबूरे बताए। अनिबद्ध हो गया तानपुरा, और निबद्ध हो गई सितार, और आगे स्वर मंडल भी आजकल गायन प्रस्तुति में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट स्लाइड, इसके अतिरिक्त जितने भी वाद्य बताए वो सारे लोक वाद्य हैं, जो अभी भी हमारे लोक गायन में गायन के साथ बजाया जाता है। आनंद वाद्यों में उन्होंने मृदंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, क्योंकि तत्कालीन समय में ध्रुपद का बहुत प्रचार हो चुका था, और ध्रुपद एक बहुत प्रचार होने के कारण तत्कालीन उन्होंने जो वाद्य की जो क्रिया या जो बोल है वो भी मतलब ध्रुपद में उसका बहुत प्रभाव रहा। तो आगे चल के उनकी जो बोले हैं, हाँ ये हो सकता है कि बोलों में बहुत अंतर हो चुका है, क्योंकि तत्कालीन जो बोल थी आजकल के बोलों में वर्णों में थोड़ा अंतर है। तो इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि चेंजेस तो आएंगी। नेक्स्ट है दुंदुबी, पटह, और ये जो वाद्य है ये सारे लोक वाद्य ही हैं, जो मैंने ढोलक, जैसे पटह को उन्होंने ढोलक बताया। आगे चलते हुए तत् आनंद डाटा बहुत है मैडम, कंक्लूजन कीजिए। हाँ ठीक है। प्रासंगिकता पर आपने जो निष्कर्षात्मक वाक्य बताए हैं, ठीक है, मैं कंक्लूड करती हूँ, आप इसको बंद कर दीजिए। किया गया। साथ ही संगीत पारिजात में, पारिजात एक ऐसा ग्रंथ था, क्योंकि ये मध्यकालीन ग्रंथों में सबसे अंतिम ग्रंथ रहा, तो इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया, और इसको इसके आधार पर ही आधुनिक रागों को या तालों को उन्होंने एक मार्ग दिया या एक आधार दिया, जिससे विद्यालयीन संगीत को आगे बढ़ाया जा सके और बहुत जन प्रचार हो सके। और इस समय 2 धाराएं संगीत की जो 2 धाराएं हुई थी, ये इसकी आलोचना केवल मात्र संगीत मतलब 19वीं सेंचुरी के बाद ही हुई थी। तो वही कारण था कि 19वीं सेंचुरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट युग है, जिसमें इन सब चीज़ों को समझकर संगीत के प्रायोगिक और शास्त्रात्मक दोनों को एकत्र करके एक संगीत को एक प्रस्तुति के साथ संगीत के शास्त्रात्मक पहलुओं को भी बहुत अच्छे से कैसे हम प्रस्तुति में शास्त्रात्मक पहलुओं को ले सके, इन चीज़ों पर बहुत गहन अध्ययन हुआ। थैंक यू। कि पूरी कमांड रहा वो दो तीन वाक्य में हो नहीं पाता, फिर आपको लगा ये भी बता दें, तो आपने बहुत अच्छा बनाया है, पूरा डाटा तो बहुत है, बस प्रासंगिकता को लेकर एक जिस वाक्य 4-5 लाइनों में ऐसा होना चाहिए कि जो एकदम सीधे लगे कि हाँ ये इसकी प्रासंगिकता आज के संदर्भ में है। बहुत अच्छा रहा, थैंक यू, शुक्रिया। सभी उपस्थित शोधार्थी और संगीतज्ञों को मेरा नमस्कार। रवि जी को मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहती हूँ सेमिनार के लिए। मेरा नाम है डॉक्टर ऋचा जैन और मेरे शोध पत्र का विषय है
राग ध्यान पर आधारित रागमाला चित्र एवं नवीन प्रयोग। भारत की मध्यकालीन परंपरा रागमाला चित्र राग ध्यानों पर आधारित है। राग ध्यान मुख्य रूप से राग का मूर्त रूप अर्थात दृश्य रूप हमें दिखाते हैं और ये राग रागिनी वर्गीकरण की उपज है और विभिन्न ग्रंथ जो हैं वो संस्कृत, हिंदी या क्षेत्रीय बोलियों में हमें राग ध्यान देते हैं। तो इन्हीं राग ध्यानों पर रागमाला चित्र बनाए गए हैं जो कि मध्यकालीन परंपरा है। आगे बढ़ने से पहले नेक्स्ट ध्यान शब्द का मैं थोड़ा अर्थ बता देती हूँ। सामान्य रूप से ध्यान शब्द का प्रयोग एकाग्रचित्त होकर किसी लक्ष्य पर मस्तिष्क को केंद्रित करने के अर्थ में लेते हैं। योग में भी ये हमें मिलता है जिसमें हम अपने इष्ट देवी देवता को अपने मस्तिष्क को एकाग्रचित करके उस पर केंद्र करते हैं। संगीत में विशेष रूप से क्या होता है, जो रागों को लेके जो ध्यान वर्णित हैं उनके लिए इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। उसमें राग का जो दृश्य रूप है उस पर अपने मस्तिष्क को हम केंद्रित करते हैं, तो उसे हम राग ध्यान कहेंगे। नेक्स्ट, राग ध्यान निर्मित करने के पीछे की कुछ धारणाएं हैं। जैसे प्राचीन काल से ही भारत में जो क्लिष्ट विषय थे उन्हें सरल बनाने के लिए मूर्त रूप दे दिया जाता था। संगीत को नायक नायिका के रूप में देवी देवताओं के साथ जोड़ने से समाज में एक उच्च स्थान देने का प्रयास हुआ और रागों के ध्यान कभी कभी राग के उद्गम स्रोत भी व्यक्त करते हैं। संगीत के साथ अन्य कलाओं के समन्वय से कलाओं के बीच एक सेतु का निर्माण हुआ और राग ध्यान के माध्यम से हम जो आध्यात्मिक मार्ग है उसे भी प्रशस्त कर सकते हैं। ऊपर लिखित विचारों का विश्लेषण में मैं नहीं जाऊंगी, हम आगे बढ़ते हैं नवीन प्रयोगों पर। विभिन्न स्थापित चित्रकारों ने संगीत और चित्रों का कुछ समन्वय किया है। इनमें कुछ नाम हैं, जैसे राजा रवि वर्मा, इन्होंने संगीत के संबंध में कई चित्र बनाए। M.F. हुसैन को सब जानते हैं, उन्होंने भी कुछ इस पर प्रयोग किए हैं, जैसे तोड़ी आदि का उन्होंने चित्रण किया है। इसको हम रागमाला चित्र तो नहीं कहेंगे, बस इन्होंने संगीत और चित्र का थोड़ा समन्वय किया। ऐसे ही कुछ और नाम है, K.H.R. राव, K.G. सुब्रमण्यम और एक अंतर्राष्ट्रीय रूसी चित्रकार वैसिली कैंडिंस्की। इन्होंने मुख्यतः एब्स्ट्रैक्ट रूप में चित्रण किया है संगीत का। अब हम नवीन प्रयोगों की ओर बढ़ते हैं, विशेष रूप से रागमाला चित्रों को लेके। इसमें भी कुछ नाम है। सर्वप्रथम श्री S.V. वडनेरकर ने एक हमें रंगों और स्वरों के समकक्ष सूची प्रदान की थी, जो कि भवनों पर चित्रित रागों के आधार पर था। तो उसकी भी एक आगे दिखा दीजिए स्लाइड। हाँ, ये वाला, ये एक सूची उन्होंने दिया था। तो इसमें रंगों को स्वरों से जोड़ा है। अब हम देखेंगे हमारे कुछ प्राचीन ग्रंथों में भी रंगों और स्वरों का मेल दिया जाता है, जैसे संगीत रत्नाकर है, बृहदेशी है, इनमें भी हमें कुछ ऐसे रंगों और स्वरों का जो समकक्ष है वो दिया गया है। लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से चित्रों को बनाने में मैंने भी इस पर अब कुछ प्रयोग किया है, मैं उस पर भी आऊँगी। तो उसका प्राकृतिक प्रदर्शन थोड़ा मुश्किल होता है उनके हिसाब से। तो ये सूची एक जो है, इसमें कोमल और शुद्ध स्वरों का भी प्रदर्शन किया जा सकता है चित्रों में।
तो सर्वप्रथम एस.वी. वडनेरकर जी ने इस पर काम किया। ये था 1979। इसमें इन्होंने एक आर्टिकल लेख लिखा था संगीत कला विहार में। उसके बाद जो नाम आता है श्री तिलक गीताई, इन्होंने 1997 में एक किताब लिखी थी रागमाला द मिसिंग लिंक। इसमें भी इन्होंने एक रंगों और स्वरों की सूची दी है। ये आप मेरी किताब में भी देख सकते हैं, सॉन्ग ऑफ द रेनबो, उसमें डिटेल में आपको मिल जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से भी कुछ प्रयोग हुए थे, जैसे संगीत का जो प्रदर्शन होता है उसके साथ प्रत्यक्ष चित्रकारी में मानव गुप्ता का नाम आता है। उन्होंने श्री एल सुब्रमण्यम और शुभा मुद्गल जी के साथ चित्रकारी करी। श्री नीलाद्री पॉल और विभा सिंह का भी इसमें नाम आता है। ये सब 19वीं शताब्दी के बाद के प्रयोग हैं। विदुषी डॉक्टर शन्नो खुराना का भी नाम इसमें आता है। उन्होंने लंदन में रागों का कुछ प्रदर्शन किया था, उसमें राग ध्यान के अनुसार कुछ बंदिशों को प्रस्तुत किया था। ये 1997 में था। अब मैं अपने कुछ किए गए प्रयोगों पर आती हूँ। मेरा भी पीएचडी थीसिस का ये टॉपिक था। तो इसमें मैंने इससे पहले वाला स्लाइड दिखा दीजिए, जो फोटो द फर्स्ट दैट या दिस वन। इसमें मैंने कुछ राग लिए थे। तो उनमें स्थापित जो राग ध्यान थे, कुछ रागों के स्थापित राग ध्यान थे, जैसे संगीत दर्पण में वर्णन किया गया है। तो उनको लेके मैंने कुछ उसमें अपने स्वर दिए, जो रागों के अनुसार रागवाचक स्वर थे, उन्हें चित्र के अंदर ही दिखाने की कोशिश की है। तो वो स्वर और रंगों की जो सूची है एस.वी. वडनेरकर जी की, उसके आधार पर मैंने उसको चित्र के अंदर दिखाया है। तो इसको मैं कुछ ग्राफ्स के द्वारा भी दिखाएंगे। पहले आप स्लाइड्स दिखा दीजिए। हाँ, ये ग्राफ है। इसमें मैंने स्वर लिया है, जैसे धनी सा रे सा मा गा मा धा पा। तो इसको चित्र के अंतर्गत ही मैंने वो रंगों को प्रयोग करके, वापस से पिछले वाला चित्र दिखा दीजिए। इसमें नीचे से शुरू होके बाएं से, जैसे हरे रंग को धा को दिखाया है, उससे ऊपर जा रहे हैं तो फिर निषाद आता है। निषाद में भूरा सम्मिलित रंग, उसके बाद सा आएगा, वो गुलाबी रंग। तो वो फूल वगैरह दिख रहे हैं, वो गुलाबी उससे दिखाते हैं। फिर आता है ऋषभ। ऋषभ में पीला रंग, पीला रंग से फिर सा गुलाबी आएगा। उसके बाद मध्यम जो है वो आ जाएगा ऑरेंज। ऑरेंज और शुद्ध मध्यम है तो वो ऑरेंज से दिखेगा। अगर तीव्र मध्यम होता तो वो मैं लाल से दिखाऊंगी बाद की जो राग है उसमें। और फिर धैवत आता है, कोमल धैवत है तो हल्का हरा रंग आएगा। और फिर पंचम को जो है बैंगनी, बैंगनी रंग जो दिखाया है, जैसे जो छाल दिखाई है गज छाल, वो बैंगनी रंग है। तो वहां तक ये खत्म हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। इसी प्रकार अन्य दिखाए हैं। फिर मालकोस राग को दिखाया है मैंने, और फिर तोड़ी रागिनी। इसी प्रकार मैंने बिलावल को भी दिखाया है, रागिनी बेलावली, जिसे आजकल अलहैया बिलावल के समान हम कह सकते हैं। तो इसमें यहाँ देखने योग्य है, जो मध्यकाल में जो प्रचलित स्वरूप था वो अलग था, लेकिन जो आधुनिक स्वरूप है वो अलग है। तो जो मैंने रागों में जो चित्रण किया है वो आधुनिक स्वरूप किया है। जो आधुनिक प्रचलित स्वरूप है रागों का, उसको दिखाया है। तो इस प्रकार से मेरी कोशिश ये रही है कि जो हमारा जो स्वरूप में जो बदलाव आया है उसको मैं थोड़ा सा चित्र में दिखाऊं और थोड़ा सा क्रियात्मक संगीत से उसे जोड़ूं। ये मेरी कोशिश रही है। तो इस प्रयोग का यही मेरा जो उद्देश्य था ये था।
तो इससे मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो रागों का आरोह अवरोहण हम अभी तक चित्र रूप में नहीं दिखा रहे थे, इससे वो संभव हो पाया है। धन्यवाद। कोई तर्कपूर्ण, मतलब आप सा को सफेद कह लो, पीला कह लो, लाल कह लो, क्या तर्क है कि सा को यही रंग देना है? हाँ, ये हमारे ना प्राचीन ग्रंथों नहीं, प्राचीन ग्रंथ झूठ भी बोल सकते हैं, आप तर्कपूर्ण बात बताइए। मतलब ऐसे तो चिड़िया वगैरह से भी बोलते हैं। नहीं, आप समझिए, इसीलिए संगीत को कहते हैं कि रूढ़िवादी होते हैं। आप ठीक कोई तर्कपूर्ण बात बताएं। जी, मैं रस के हिसाब से जैसे बता नहीं, रस नहीं, रंग के हिसाब से बात करें। स्वरों को रस से भी जोड़ा है। नहीं, जोड़ा है, मैं मालूम है, संगीत रत्नाकर से जोड़ा है। अभी स्वरों को रंगों से जोड़ने की बात हो रही है। देखिए वो नहीं, ऋचा जी, इक्वल टू ऋचा जी, ये एक हमारी मानसिक धारणा है कि इसको इस रंग से जोड़ दिया जाए। ऐसा नहीं कि उसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं नजर आता। वैज्ञानिक आधार इसका नहीं है। मैं वैसे आपको बता रही हूँ, जैसे स्वर से हम रस को भी प्राप्त करते हैं ना। पंचम का श्रृंगार रस से बोलते आप कैसे कह सकते हो कि है पंचम का श्रृंगार ही है? नहीं, एक अंतर्निहित स्वर नहीं, मतलब ये कोई चीज पक्की तो नहीं है ना। नहीं, मैं अपने विचार से आपको बता रही हूँ। मतलब करुण रस के राग में पंचम नहीं लग सकता, या अब जो हम विभत्स रस प्रस्तुत करेंगे तो एक मोड नहीं, एक बार मेरे को आप जवाब देने दीजिए। एक होता है स्वर का अपना अंतर्निहित रस, एक होता है राग में मिलके स्वरों का अंतर्निहित, वो रस अलग हो जाता है। तो ये कैसे अलग हो जाता है? ये वो आप गा के प्रक्रिया जब आप गायन ठीक है, समझ गए। ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा कंक्लूड करते हैं इसको। दरअसल आस्था और तर्क के बीच बहस हो ही नहीं सकती। तो रिसर्च में आस्था नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रिसर्च में विश्वास तर्क पर आधारित हाँ, दोनों अपनी जगह आस्था पर नहीं। इसीलिए मैंने ग्राफ वगैरह दिखाए हैं, वो तर्कपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, तो वो आप फिर समझने की कोशिश करिए जो मैं बता। चलिए, मैं समझ लेता हूँ। एक स्वर की अंतर्निहित रस जो है भाव Excuse me? सम्मिलित। Excuse me? आप कुछ कहें। देखो, हमारा जो सीधा संबंध है हमारी कलाओं का, ये हमारा भाव से ही है जुड़ा हुआ। तो इसलिए अगर हम चैलेंजेस देखते रहेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि सा को हम सा क्यों कह रहे हैं, हम उसको रे क्यों नहीं कह रहे। तो ये उसकी अपनी भावना है, जो पेंटर है वो अपने भाव से उसको जैसा भी हम, जैसे हम अपने राग को जैसे भी गाते हैं, हमें स्वर तो वही दिए हैं, अब सारे भैरव एक जैसा तो नहीं ना गा रहे। तो इसलिए ये भाव के साथ जुड़ी हुई कलाएं हैं, तो इसमें हम बहस ना ही करें तो अच्छा है। सॉरी टू से। यस जी जी। जी, आपका नाम क्या है, मैं एक बार बता दीजिए जो क्वेश्चन कर रहे थे। हाँ जी, वेद प्रकाश जी। मैं एक ये भी बोलना चाहूँगी कि जैसे जब मैंने ये शोध कार्य किया था, मैंने पीएचडी में भी ये कार्य किया था, तो मैंने देखा था कई रागों की जो अभिव्यक्ति थी वो अलग अलग भी थी। एक तो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म जो रागों का होता है, जैसे कि भैरव का अभी मैंने दिखाया, अधिकतर शिव जी के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन मैंने ये भी देखा उसको उसी को ही श्रृंगारिक रूप में भी दिखाया गया, श्रृंगारिक नायक नायिका के रूप में आपस में जैसे सहयोग। किसी भी रूप में नहीं, वो अभिव्यक्ति है, इसका प्लीज इसको यही खत्म करते हैं इस बात को। जी, वो अभिव्यक्ति है, तो इसको हमें कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में ही, जो ये जो नवीन प्रयोग है, इन्हें हमें कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में लेना चाहिए। धन्यवाद। Madam, I just want to know, you have written the Sarigama Padani and Sanidapa like this, yes, as well as on the y-axis. Now, I mean, it's just an inquisitive thing. So when you have painted this, so have you like considered this to be a baseline, the waistline, and then you go x-axis and y-axis? No, like no, this? no. Like, how do you? No, no relation with that. Just the notes from the lower half, left half, and the lower right half. On both the halves, I have gone. Bilaterally. Yes, lower, left, and right side. On both the sides, I have given the same phrase. So this needs, if you want to discuss with me, you are most welcome to approach me whenever you want, and I'll be most helpful. And if you want, you can go through my book Song of the Rainbow. I have given a full detail. Whatever doubts you have, you can go through it and then ask me.
You can take my contact number with Ravi ji also. बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा आपने बात कही, यही संगीत है, यही शोध है। शोध जब आप करते हैं तो दोनों चीजें टकराएंगी और इसको हम नकारात्मक रूप में हमें नहीं लेना चाहिए। किसी इसके प्रति कोई व्यक्तिगत ना हो। ये बिल्कुल सीधी श्रुति मैम आ गई हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत। गरुण मिश्रा जी बोलेंगे, उसके बाद जो है इसके बाद चाय है, ब्रेक छोटा सा, और फिर हम अगला सत्र शुरू करेंगे। मेरा नाम गरुण मिश्रा है। मेरे प्रपत्र प्रस्तुतिकरण का विषय है दरबारी कांधड़ा की बंदिशें, पद एवं ताल की दृष्टि से प्रयोग। राग दरबारी कांधड़ा, जिसे बोलचाल में दरबारी ही कहा जाता है, अत्यंत सुमधुर गंभीर प्रकृति का राग है। वैसे तो यह राग ग्रंथों से हमें प्राप्त होता है कि यह राग बहुत ही प्राचीन है। इसको मतंग से भी पहले इस राग को देखा गया है कांधड़ा के रूप में। कांधड़ा को कई सारे नामों से जाना जाता है, कर्नाट, कर्नाटी, कर्नाट गौड़, कर्नाट बंगाल इत्यादि कई सारे नामों से जाना जाता है। तो बाद में इस राग को ऐसा कहा जाता है कि मियाँ तानसेन ने हरिदास जी के मियाँ तानसेन ने अकबर के दरबार में इसको प्रस्तुत किया था। कांधड़ा राग को उन्होंने एक अलग तरीके से, नवीन तरीके से उसको प्रस्तुत किया था और वो इतना पॉपुलर हुआ, इतना फेमस हुआ कि उसको फिर बाद में दरबार में बार बार गाया जाने लगा। इसी कारण इस राग का नाम दरबारी ऐसा पड़ा। हम सीधा सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। राग दरबारी कांधड़ा की नवसृजित बंदिशें। पहले इसके पूर्व हम प्रचलित जो बंदिशें हैं उसकी चर्चा करते हैं कि प्रचलित बंदिशें आजकल जो भी हम लोग गाते हैं वो कैसी है। थोड़ा सा गा के सुना जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, कोटि का पाप कटत पल छिन्न में, जो गुरु कृपा करे। घर जाने दे छाड़ मोरी भैया, घर जाने दे छाड़ मोरी भैया, किन बैरन कान भरे, किन बैरन कान भरे। मोरा पिया मोसो बोलत नाही, किन बैरन कान भरे। नैन सो नैन मिलाए रख दे जो, नैन सो नैन मिलाए रख दे। मनवा मोरा चाहत तुमको बलमा, नैन सो नैन मिलाए रख दे जो। इस तरीके की कई सारी रचनाएं प्रचलित है
जो आज हम कई सारे गुणीजनों से सुनते रहते हैं। अब हम नवसृजित बंदिशें जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनाई गई हैं उनकी बात करते हैं। तो पंडित बलवंत राय भट्ट जी की बंदिशें, कई सारी बंदिशें उन्होंने बनाई। राग दरबारी में उन्होंने एक धमार बनाया जिसको उन्होंने बताया कि उसमें उन्होंने होरी के शब्द और बसंत के शब्द जैसे धमार में प्रयोग किए जाते हैं, तो होरी और बसंत का वर्णन उसमें नहीं है। उसका शब्द ऐसा है, राग के दरबार विराज भाव रंगी शाह कानर, संग सोहे साज राज मृदंग, मुख सो करत मंद धुनि विलंबित धीर धमार। इसको राग की गंभीरता और उसके अनुरूप इस बंदिश का निर्माण किया है, न कि धमार में जिस तरीके से चलता है होरी और बसंत के, उस तरीके से इसको नहीं प्रस्तुत किया गया। एक और 3 ताल की बंदिश बलवंत राय भट्ट जी की। राम नाम कर गान हृदय से, राम नाम कर गान हृदय से, होत मंत्र संधान भय से, होत मंत्र संधान भय से, राम नाम कर गान हृदय से। इस तरीके की एक उन्होंने बड़े ख्याल की भी रचना इसी में की है। इसके बाद पंडित राजन साजन मिश्र जी ने भी एक बड़ी अच्छी रचना इस राग में किया हुआ है, जिसका 3 ताल में इसका उठान जो है 6वीं मात्रे से किया गया है। सजन बिन मैं तो भई बावरे, सजन बिन मैं तो भई बाव, कैसे कटे रतिया कारी रे, सजन बिन मैं तो भई बाव। आखिरी लाइन से मुखड़े को किस तरीके से इसमें जोड़ा गया है। पंडित जसराज जी ने भी कई सारी रचनाएं, 4-5 रचनाएं हैं प्राप्त हुई है, उन्होंने कई सारी रचनाएं इसमें की हुई है। अजब तेरी दुनिया मालिक, अजब तेरी, मान जा मोरे प्यारे, मान जा मोरे। इस तरीके की रचनाएं एक ताल झपताल में भी उन्होंने बहुत ही अच्छी एक रचना प्रस्तुत की है। उनकी एक 3 ताल की रचना, बावरी बनाय के गए, बावरी बनाय के गए, इसका अति सम दिखता है। बावरी बनाय के गए, बावरी। पंडित रामाश्रय झा रामरथ जी की भी एक रचना हमें प्राप्त हुई। उन्होंने ऋषभ को सम पे रखा है और शब्द को भी उसी जगह पे, रे बामना मोरे तो रे बामना, रे शब्द भी है और स्वर भी है, रे बामना मोरे तो रे बाम। इस तरीके की कई सारी नवसृजित रचनाएं हमारे गुणीजन बनाते रहते हैं। और ये सारी चीजें, एक बंदिश जिसको शब्दार्थ सरगम या शब्दार्थ प्रबंध के नाम से जाना जाता है, तो ये बंदिश में ऐसा है कि जो स्वर है वही शब्द है और उसको उसी स्वर पे ही गाया जाता है। गागरे शीस गोरी धनी सारी,
ग ग रे सा सा ग रे ध नि सा रे। जो स्वर है उसी को शब्द में मन पगे श्याम गिरधर सोरे गागरे शीश गोरे धनि सरे। मग मग पग परे न सुधो सारे सिर से गिर सगरे गागरे शीश गोरे धरे। अंत में निष्कर्ष। इस प्रकार हम देखते हैं कि बंदिशों के सृजन में नित्य नवीन प्रयोग हमेशा होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, परंतु शोधार्थी का मानना है कि इस नवीन प्रयोग का महत्व तभी है जब ये प्रयोग राग नियमानुसार हो एवं ये राग की सौंदर्यानुभूति की दृष्टि से भी परिपूर्ण हो। ये बंदिश बनारस घराने के पंडित बड़े रामदास जी की बंदिश है जो कि उन्होंने बनाई है, और एक और ऐसी ही बंदिश एक और मिली कहाँ से, क्या कहते हैं? ये बंदिश है मेरे दादाजी पंडित गणेश प्रसाद मिश्रा जी से मिली। अच्छा, वो उनके शिष्य थे। नाम कुछ चीज का नाम, जैसे आपने बंदिश गाई, उसको ख्याल कहते हैं। हाँ, इसको मैंने बताया कि इसको शब्दार्थ प्रबंध कहते हैं या शब्दार्थ सरगम। ऐसा सरगम लिया ना, मग पग रे जी, मग प मग पग। अच्छा, मग मग पग परे न सुधो। ऐसा दरबारी में होता है क्या जी? जो ट्रेडिशनल दरबारी है उसमें ऐसा आपको लगता है? तो आप शोध कर रहे थे, पूछ रहा हूँ। पार एक ही वो संगति है, ऐसा नहीं आता ये कहने का। नहीं, ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। अच्छा, ऐसा आपने शोध करते समय ऐसा आपको ऐसा लगा क्या कि मग पग रे परे इस तरह की संगति दरबारी में आती है क्या, जिससे कि उसकी गंभीरता जो आपने उम्मीद सर, ये ऐसा हो सकता है कि इसको लगाने का तरीका थोड़ा अलग। नहीं, आप तरीका नहीं पूछ रहे, हम तो स्वरावली। सुर तो वही रहेंगे ना, हाँ, वही लगाना पड़ेगा आपको जी। तो राग की शुद्धता के बारे में आपने जो कहा अभी कहा तो राग की शुद्धता इसमें कितने मग पग रे परे बरकरार रहती है वो आप आपको क्या लगता है? वो स्वरवाली की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं। तो ये हर राग को पर्टिकुलर स्वरावली से जाना जाता है ना जी, चाहे स्थाई में हो, चाहे अंतरे में हो, चाहे बीच में हो। तो ये मग परे पग जो भी आप बोल रहे हैं, मुझे तो ऐसी सुनी नहीं मैंने कभी स्वरावली। और एक बात और, शुरू में जो आपने शुरुआत में ही बोला कि दरबारी और दरबारी कांधा, क्या दोनों एक ही चीज है या अलग अलग? पहले तो कांगड़ा ही था, फिर बाद में दरबारी को ही दरबारी कांगड़ा कहते हैं। दरबारी कांगड़ा और दरबारी एक ही चीज, एक ही राग जी। यहाँ तो जन बैठे हुए हैं, आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि दरबारी और दरबारी कांधा शायद मेरे ख्याल से दो अलग अलग राग हैं। आप उस पे आपका रिसर्च क्या कहता है, बताइए उससे। उन्होंने बोला था शायद वो दरबार में ज्यादा अधिक गाने से वही कानड़ा दरबारी कानड़ा बना है। मेरा शुरू में बोला था ऐसा मेरे ख्याल से। लेकिन कानड़ा तो बहुत सारे है ना। हाँ, तो एक मेन कानड़ा को आप क्या कहोगे? कंफ्यूजन हो गया ना जी। कल हम लोग कहीं बोलने जाएंगे तो आप रिसर्च कर रहे हो, हमने रिसर्च थोड़ी किया उसमें, वो तो ऐसा कह रहे थे, आप ऐसा कह रहे हो, तो ये कंफ्यूजन तो हर अंग में सर, हर अंग में। दूसरी बात ये है कि पुष्टि मार्गीय संगीत में जो स्वामी वल्लभाचार्य जी ने प्रचलित किया था 15वीं शताब्दी में, उस प्रणाली में जो कानड़ा गाया जाता है वो आज की बागेश्वर की जैसा है। जी। तो ये कानड़ा का स्वरूप जो आज हम मानते हैं, मैं सबके लिए ये कहना चाहूंगी कि हम लोग आज जो गा रहे हैं उनमें से रागों के स्वर बहुत से बदल गए हैं, क्योंकि रागों के जो पूर्व में स्वरूप था, जो उसके लक्षण थे, वीणा पर स्वर स्थापित करने के समय में जो राग गाए जाते थे और जो स्वरों के दर्जे होते थे, वो सा और प स्थिर होने के बाद दर्जे बदल गए। और इस हिसाब से हम लोगों को पूर्व के ग्रंथों को देखकर रागों के स्वरूप को फिर से अभ्यास करने की जरूरत है।
हम लोग किसी पुस्तक को एक प्रमाण मान लेते हैं। बस कई बार आजकल थीसिस जो प्रिंट हो रहे हैं बुक के फॉर्म में, उनको प्रमाण मानकर पढ़ाई की जाती है, उनको कॉपी पेस्ट करके अपने थीसिस में उतारा जाता है। आपने ये बात अगर कहती कि दरबारी और दरबारी कांगड़ा एक ही है तो बच्चे उसी को सही मान लेंगे। नहीं, अब ये बात ये है, इन्होंने कहा ना कि उसको पुष्टमार्गी को आपको देना चाहिए था इसमें रेफरेंस कि भाई पुष्टमार्गी में ये आपको होता है, जानकारी नहीं है, आपने इसलिए उसको पढ़ा आपने नहीं नहीं चाहिए, किया आप उसको नोटिंग करिए जो ये आप ये तथ्य है, बहुत बड़ा तथ्य जो मैडम बता रही है, ऐड करिए उसमें। या तो फिर कहने का लहजा आपका गड़बड़ हो रहा है। हाँ, इन्होंने कहा था कि दरबारी जो कांगड़ा है, दरबारी कांगड़ा और धीरे धीरे जाते जाते हम जो समझने लगे वो दरबारी के रूप में समझ। नहीं, हम लोग आपको इतना ही बताना चाह रहे हैं कि हम लोग पुराने ग्रंथों का अवलोकन करते हैं, बीच में ऐसी कितनी गैप पड़ गई है कि आज के स्वरूप और मध्यकालीन जो स्वरों में परिवर्तन आया, हमारे साजों में परिवर्तन आया, उसकी वजह से रागों के गाने के तरीके में भी परिवर्तन आया है। हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो हमको ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। और एक और चीज़ मैं पूछना मांग रहा था आपसे, आप ज़्यादा सभी उदाहरण देते हैं वो मध्यलय की बंदिशों के देते हैं या नवीन जो बनाते हैं, क्या विलंबित की भी बंदिशों में कोई नवीन बंदिशें बनाते हैं? विलंबित की कोई बात नहीं करता, लेकिन मध्यलय द्रुत की जरूर मैंने देखता हूँ उदाहरण प्रस्तुत किए और जाते हैं। आपने उदाहरण केवल इस शताब्दी के लोगों के ही पिछले 50 साल के लोगों के दिए हैं। पूरे पुरानी ऐसी बंदिश निकाली है, दिखाई है जिसमें ऐसा टुकड़ा आता हो, मागा पागा पारे। आप रिसर्च कर रहे हैं, आप स्कॉलर लोग हैं, तो आपको थोड़ा सा और पीछे जाके और गहराई में जाके इसको सोचना चाहिए, बिकॉज वंस यू पुट इट ऑन द पेपर इट बिकम्स अ परमानेंट थिंग, और वो कोई उसको प्रमाण मानकर आगे चलेगा तो वो संगीत का नुकसान होगा और आपकी सोच वहीं की वहीं रह जाएगी। और इसमें आप आलोचना कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर फ्रेज को लेकर आप लिख सकते हैं वहाँ पर, उसकी आलोचना कीजिए बकायदा, अगर वो आलोचनात्मक वो पीस है तो, ठीक है ना, जैसे बता रहे हैं वो है और वो है, आप उसकी आलोचना करिए, उसको बताइए एक सुधार्थी होने के नाते कि उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आगे चल के गाएंगे भी, मुझे लगता है कि आप केवल शिक्षण में नहीं रहेंगे, एक प्रोफेसर बन के नहीं रहेंगे, लिखा पढ़ी नहीं करेंगे, गाएंगे भी, क्योंकि आपकी परंपरा गाने की है। तो गाएंगे तो सोच समझ के गाइएगा, क्योंकि आगे की पीढ़ी को आपको कुछ ऐसा देना है कि जो गलत फहमियां नहीं। और हो सके तो इसको अगर कहीं आपको लगे कि इसके बदले कुछ और होना चाहिए, क्योंकि शाहरा के बारे में भी ऐसी प्रॉब्लम हुई, उसको भी ऐड कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। बहरहाल गरुण जी ने अपने तरह से इसको व्याख्यायित करने का प्रयास किया, हालांकि उसमें जो त्रुटियां या सुधार की आवश्यकता थी, जो संपादन की आवश्यकता थी, वो आपको बहुत सारे विद्वजनों ने, श्रुति मैम ने बताया, और मेरा ख्याल है कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको देखिए आप सामने मतलब किस तरह से आपको आप डायरेक्टली आप इसको कहते हैं कि आपको मिल रहा है, तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। इसको आप उसी तरीके से लीजिए और इसमें सुधार करिए, एडिशन डिलीशन जो करना है। हाँ, बहुत अच्छा आपने किया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब आप सभी चाय के लिए आमंत्रित हैं, उसके बाद फिर हम पहला सेशन जो होना था डांस का वो अब इसके बाद शुरू होगा। इसका जो अस्थाई है, हाँ जी, अस्थाई में स्वरों का जो चलन है वो भी जरा थोड़ा सा